जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार आशु जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, जुड़ जाओ सभी, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और चर्चा करते हैं सीटी। और सीटी में जो है हमारा हिंदी का, तो आप सभी साथियों को पता है भी सेम सिलेबस है। किसका? 10+2 कह लो, 12th कह लो, और सीटी ग्रेजुएशन जो है हमारी, वो कह लो आप। उन दोनों का ही कौन सा सिलेबस है? हिंदी का सेम सिलेबस है, समान पाठ्यक्रम है बिल्कुल। और इस पाठ्यक्रम के टॉपिक जो हैं वो मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं। तो उसके जो है वो हमारे सीटी 2023 जो इसमें जितनी भी प्रश्नोत्तरी और जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी टॉपिक मैंने थंबनेल पर भी लिख रखे हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय हैं, ठीक है। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, और कारक है और अव्यय शब्द है। कारक नहीं है ना, अव्यय शब्द है केवल, ये एक गलत लिख दिया। फिर इसके बाद विलोम, पर्यायवाची और अनेकार्थक है। ध्वनि है, इसका वर्गीकरण जो है वो पिछली बार था, सीटी में इस बार हटा दिया गया है। पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पत्र एवं उसके प्रकार, इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ मैं आप सभी साथियों को एक सूचना दे दूं, और वो सूचना क्या है कि तैयारी कर लो, एप्लीकेशन पर अभी ऑफ चल रहा है और सुपर सेल चल रही है, और उसके तहत आप सभी साथी जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। और सभी कोर्स, बुक्स आदि पर जो है, टेस्ट सीरीज आदि पर विशेष छूट चल रही है, और सभी भर्तियों के नए बैच भी शुरू हो चुके हैं। तो अपनी जो तैयारी है उसको उस तरह की करनी है जिससे आपका चयन 100% निश्चित हो जाए। तो फिर आप तैयारी कर लो, ऐप ज्वाइन करिए और पढ़िए बहुत अच्छे से। इसके साथ साथ हम यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे, नमस्कार राम राम भी। और सीटी की जो है 10+2 की बुक जो है वो भी उपलब्ध है, तैयारी कर लो पब्लिकेशन की। चाहे आप किसी भी बुक स्टोर से ऑफलाइन ले सकते हैं, वरना तैयारी कर लो ऐप से ऑनलाइन भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, सुरभि और सुरभि का अर्थ बताइए। तो आज तो हम 23-24 की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर लेंगे रजनीश जी। इसके बाद जो है थ्योरी प्लस जो है वो एमसीक्यू सभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ शीतल, बिल्कुल करेंगे बच्चे, वो भी करेंगे, एलडीसी वाली भी, बस जल्दी एक आध दिन में ही शुरू करते हैं वापस। आगे क्या सारे बढ़िया, स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का। और इसका उत्तर दीजिए आप। तो सुरभि और सुरभि, तो आप ध्यान रखिएगा, जिसमें ई की मात्रा छोटी है वो छोटी चीज होती है गंध या सुगंध, गंध या सुगंध। और जिसमें ई की मात्रा बड़ी है वो बड़ी चीज होती है गाय। तो सुरभि जिसमें ई छोटा उसका अर्थ गंध या सुगंध, और सुरभि जिसमें ई बड़ा वो बड़ी चीज होती है गाय। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? डी। और आपके लिखा भी गया है कि ये जो है वो किस पेपर कोड से लिए गए हैं, सीटी 2023 का है कि 24 का है, वो सब। और इसका हमारा टारगेट क्या है, सीटी 2026 को लेकर प्रश्नोत्तरी या क्लासेज हमने शुरू की है। अब अगला बताइए मुझे, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम बताइए। निश्चय, संबंध, निज और प्रश्न, 4 विकल्प है। विकल्प के आधार पर फटाफट दीजिएगा उत्तर। नमस्कार राम राम सभी को भी। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर लेना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मैं आप चला जाऊंगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम है। वैसे तो इस वाक्य में 2 सर्वनाम है, देखो। मैं कौन सा है? उत्तम पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष कह लो या पुरुषवाचक कह लो, पुरुषवाचक। और आप कौन सा है? निजवाचक है। अब पुरुषवाचक तो विकल्प में है ही नहीं, तो इसलिए हमने उत्तर क्या चुना? निज। और मान लो अगर पुरुषवाचक होता तो भी हम प्राथमिकता किसको देते? निज को ही देते, ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगला क्या आता है, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी किसमें प्रत्यय? सजावट, अन्वेषण, संकल्प और निवास। प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सजावट। देखिए सजावट है ना, उसमें मूल शब्द है सजाना। सजाना क्रिया होती है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, सजाना, मिलाना। क्रिया में जब भी प्रत्यय जुड़ता है तो ना का लोप हो जाता है, और फिर बचे हुए शब्द में प्रत्यय जुड़ता है। तो बचा हुआ शब्द क्या है? सजा। सजा में आवट प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सजावट। याद रखना, क्रिया में जब भी प्रत्यय जुड़ता है ना का लोप होकर जुड़ता है। जैसे पढ़ना क्रिया है,
इसमें कोई भी प्रत्यय जुड़ेगा तो इसके ना का लोप हो जाएगा, मूल शब्द क्या बचेगा, पढ़। अब पढ़ में जैसे आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, पढ़ाई। पढ़ में आकू प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, पढ़ाकू। पढ़ में आ प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ा। पढ़ में ई प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ी। फिर इसके बाद देखिए अन्वेषण जो है ये अनु प्लस ऐषण से बना है, तो इसमें अनु उपसर्ग है, ऐषण मूल शब्द है, ये उपसर्ग निर्मित शब्द है, जबकि इसने कहा प्रत्युक्त शब्द चुनो। संकल्प किससे बना है, सम प्लस कल्प से, इसमें भी सम उपसर्ग है, कल्प मूल शब्द है। और निवास किससे बना है, नी प्लस वास से, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। तो बाकी तीनों पद तो उपसर्ग निर्मित है, प्रत्यय वाला एक ही है सजावट। फिर बताइए सही विलोम कौन सा है, निंदा कोप, कृतज्ञ कृतघ्न, स्थूल दीर्घ और कटु कठोर। सही विलोम का प्रयोग किसमें है। जसवंत स्वागत आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो चलिए बताइए, सब लोग ठीक हो ना, एकदम बढ़िया हो। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है कृतज्ञ और कृतघ्न। और ये शब्द युगम में भी आता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। कृतज्ञ कौन होता है, किए गए उपकार को मानने वाला। और कृतघ्न कौन होता है, किए गए उपकार को न मानने वाला। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। देखिए निंदा जो है, निंदा उसका विलोम शब्द होता है प्रशंसा या स्तुति। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, प्रशंसा या स्तुति। फिर इसके बाद अपने बात करें कोप, कोप का विलोम शब्द होता है कृपा, कृपा और कोप। फिर स्थूल का विलोम शब्द है वो होता है सूक्ष्म, स्थूल बड़ा होता है, सूक्ष्म छोटे को कहते हैं। और दीर्घ का विलोम शब्द होता है हरस्व, दीर्घ बड़ा हरस्व छोटा। फिर इसके बाद अपने आगे बात करें तो अगला कटु या कठोर एक ही चीज होती है, कटु या कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, तिक्त या मृदु या कोमल। तिक्त मृदु या कोमल, नहीं कटु और तिक्त तो एक ही बात होती है, सॉरी। कटु कठोर और तिक्त इन तीनों का सेम अर्थ होता है, इनका विलोम शब्द होता है मृदु मधुर या कोमल। मृदु मधुर या कोमल ये इनका विलोम होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है। सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी एक विशेष का बोध करवाए। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो पूरे के पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध करवाए। और भाववाचक संज्ञा वो होती है जो स्पर्श योग्य नहीं होती, केवल महसूस कर सकते हैं। तो बताइए, अब आप ये देखो सभी व्यक्तिवाचक पूछिए इसने। अब शब्द है बकरी, बकरी दुनिया में एक ही है क्या, नहीं, सारी बकरी बकरी है, तो ये तो यही जातिवाचक का हो गया, ये ऑप्शन ही खत्म हो गया। फिर आया जनवरी, सभी महीनों में एक ही जनवरी होती है। पृथ्वी एक ही है। चांदनी चौक किसी एक चौक विशेष का नाम है। और प्रदीप किसी लड़के का नाम है। तो लड़के लड़की व्यक्तियों के नाम किस में आते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक में, तो इसका उत्तर है बी। लड़ाई और ममता नामक वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकते, भाववाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक है, लेकिन तालाब नदी और समुद्र ये जातिवाचक के हैं, तो इसका उत्तर क्या है, बी। फिर बताइए घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है। जसवंत बढ़िया बच्चे। तो इसका उत्तर क्या है, तत्पुरुष। घुड़सवार किसको कहते हैं बताओ, घोड़े पर सवार। और पर विभक्ति किसकी होती है बताओ, में और पर विभक्ति होती है, वो होती है किसकी, अधिकरण तत्पुरुष की। तो तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष। फिर अगला बताइए मुझे यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद भी बताओ। यशोभिलाषा में संधि और संधि विच्छेद बताओ। और एक बार सभी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, भी चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है यशोभिलाषा में विसर्ग संधि है। और यह शब्द किससे बना हुआ है, यशः प्लस अभिलाषा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, यशः प्लस अभिलाषा से। फिर बताइए अगला, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना से संबंधित लोकोक्ति बताइए। अपनी हैसियत, अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता या के अनुसार खर्च करना।
तो इसका उत्तर क्या होगा? अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना या खर्च करना। तो इसका होता है तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी उतने पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी सोर या चद्दर हो, यानी उतना ही खर्च करना चाहिए, व्यय करना चाहिए जितना आपका सामर्थ्य है। तेल देखो, तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, जांच पड़ताल करके कोई कार्य करना चाहिए। थोड़ी पूंजी धनी को खाए, इसका अर्थ है कि कम रुपए में कम पूंजी में किया गया व्यवसाय जो है या किया गया कार्य जो है वो हमेशा मालिक को नुकसान ही देता है। फिर दाग लगाए लंगोटिया यार, बुरी संगति से सदैव कलंक ही लगता है, बदनामी होती है। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको चार विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है। पहला शब्द है अंतर ध्यान, फिर है अरंत ध्यान, अंतर्धान और अंतर ध्यान। चार विकल्प है, विकल्प के आधार पर उत्तर चुनिए आप, कौन सा जो है वो पूर्णतः शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है, बताइए। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है अंतर्धान। ध्यान रखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? अंतर्धान है, अंतर्धान। अंतर्ध्यान कोई शब्द नहीं होता है, शब्द शुद्ध क्या होता है? अंतर्धान। फिर इसके बाद बताइए, विसंगति के लिए अंग्रेजी शब्द चुनो। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिएशन, डिसमिस और डिसऑर्डर। विसंगति के लिए चुनो, कौन सा शब्द आना चाहिए? मेरे तो ठीक है जसवंत, 6 है मार्क। तो इसका उत्तर क्या है? डिस्क्रिपेंसी। विसंगति के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? डिस्क्रिपेंसी। फिर इसके बाद बताइए, अकर्मक क्रिया किसमें है? कपिल आम खाता है, चेतन पानी पी रहा है, सरोज नाटक देख रही है और वह रात भर नहीं सोया। चार विकल्प है, अकर्मक क्रिया बताओ किसमें? अकर्मक क्रिया। तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, कपिल क्या खाता है? आम। चेतन क्या पी रहा है? पानी। सरोज क्या देख रही है? नाटक। वह रात भर नहीं सोया, अकर्मक क्रिया है। फिर बताइए, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, पूर्व में आपने कोई पत्र लिखा किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को, उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया, तो उसका स्मरण करवाने के लिए, उसको याद करवाने के लिए उसके बदले में एक और पत्र लिखा जाता है। उस पत्र को क्या कहा जाता है? परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा और अनुस्मारक। तो उसका उत्तर है अनुस्मारक। ये देखो नाम ले, स्मरण, स्मृति करवाने के लिए अनुस्मारक, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। तो ये बात ध्यान रखना, पारिभाषिक शब्दावली के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर के लिए हिंदी शब्द चुनो। तो रिमाइंडर के लिए हिंदी शब्द क्या आता है? अनुस्मारक आता है, अनुस्मारक। फिर इसके बाद बताइए, समाज संबंधी अशुद्धि किस शब्द में? नवरात्रि, चक्रपाणी, योगी राज और अहोरात्र। बताइए। नमस्कार बच्चे। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है नवरात्रि। ध्यान रखना, ये बात शब्द शुद्धि में भी बहुत काम आएगी कि जब भी रात्रि शब्द द्वितीय पद के रूप में जुड़े तो कभी रात्र, रात्रि नहीं जुड़ता, रात्र जुड़ता है। और रात्रि को निशा भी कहते हैं, लेकिन निशा शब्द द्वितीय पद के रूप में जुड़े तो कभी निशा नहीं जुड़ता है, निश जुड़ता है। क्या जुड़ता है? निश। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि कोई शब्द नहीं होता है, शब्द शुद्ध क्या होता है? नवरात्र होता है। इसी तरह दिवारात्रि कोई शब्द नहीं होता, दिवारात्र होता है। पूर्व रात्रि कोई शब्द नहीं होता, पूर्व रात्र होता है। अहोरात्रि कोई शब्द नहीं होता, अहोरात्र होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या होता है? अहोरात्र। इसी तरह अहरनिशा कोई शब्द नहीं होता, शब्द शुद्ध क्या होता है? अहरनिश होता है, अहरनिश। ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है?
पुरुषवाचक सर्वनाम का चुनाव कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द हम, जो जिसका किस में आते हैं? संबंधवाचक में। क्या और कौन किस में आते हैं? प्रश्नवाचक में। और कोई, किसी और कुछ किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? हम। फिर अगला बताइए, सही विलोम शब्द नहीं है। बंधन, मुक्ति, गौरव, लाघव, आदि, प्रारंभ, तिमिर, प्रकाश। सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है? दीजिए उत्तर। तो इसका उत्तर क्या है? बंधन, मुक्ति, गौरव, लाघव, आदि, प्रारंभ और तिमिर, प्रकाश। तो इसका उत्तर है आदि, प्रारंभ। आदि किसको कहते हैं? प्रारंभ होने को कहते हैं। आदि या प्रारंभ का विलोम शब्द क्या है? अंत है, अंत। फिर इसके बाद अगला बताइए, शुद्ध कौन सा है? ऐश्वर्य, कौंते, गुरुता, औदार्य। चार विकल्प है, विकल्प के आधार पर शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। ऐश्वर्य ऐसे भी लिख सकते हैं, या सामान्य जो ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, ये एक ही बात है, किसी भी प्रकार लिख दिया जाए चाहे। तो ऐश्वर्य, कौंते, गुरुता और औदार्य, शुद्ध कौन सा है बताइए। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए, ऐश्वर्य। बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ध्यान रखना। ये कौंते कोई शब्द नहीं होता। कुंती में ए प्रत्यय जुड़कर कौंते ये शुद्ध होता है। गुरु में ऊ छोटा होता है, ध्यान रखना। तो जब गुरु में रे में ऊ छोटा, अब रे के साथ ध्यान रखिएगा, ये ऊ छोटा होता है, रे में ये ऊ बड़ा होता है। ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये वाली जो है, और ये बड़े ऊ की मात्रा है जो गोलाई देकर बड़ी की गई। तो गुरु में ये ऊ छोटा, तो गुरु में जब ता प्रत्यय जुड़ेगा तो गुरुता में ऊ छोटा ही रहेगा, बड़ा कैसे हो जाएगा। और औदार्य, उदार में यह प्रत्यय जुड़कर बना है, तो यह प्रत्यय ऊ को औ में बदल देता है, तो औदार्य ये शुद्ध है। फिर बताइए मुझे, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दीजिए उत्तर। भाववाचक संज्ञा का चुनाव कीजिए। तो गाय जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। होली किसी एक त्योहार विशेष का नाम है। हिमालय किसी एक पर्वत विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मित्रता को आप स्पर्श नहीं कर सकते, मित्रता कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। फिर बताइए, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुत अच्छा शब्द है, युधिष्ठिर में समास बताओ। तो युधिष्ठिर किसे कहते हैं बताइए। युद्ध में स्थिर रहता है जो वह, अर्थात धर्मराज। अन्य अर्थ निकला, बहुव्रीहि समास का शब्द है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। फिर इसके बाद बताइए, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? चार विकल्प है, अन्वेषण का संधि विच्छेद बताओ। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस एषण होता है, और वो भी ये अनु में ऊ छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि अनु उपसर्ग है, और उपसर्गों में ई और ऊ हमेशा छोटा आता है। और एषण में ध्यान रखना, यहाँ ए आएगा, ए वो कई बार अनु प्लस एषण ये भी लिख देता है अशुद्ध। एषण या एषणा में केवल ए आता है। फिर बताइए, मुसीबत के समय उपाय खोजने के लिए मुहावरा चुनो। मुसीबत के समय उपाय खोजना। तो इसका उत्तर क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना। काठ का उल्लू होना क्या होता है? महामूर्ख। चादर से बाहर पैर पसारना, अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च या व्यय करना। और छप्पर पर फूस न होना, अर्थात अत्यंत गरीब होना, अत्यंत दरिद्र होना। फिर बताइए, आपाद मस्तक के लिए वाक्यांश चुनो। ये कह रहा है, एक शब्द है आपाद मस्तक, उसने वाक्यांश के लिए एक शब्द में शब्द तो दे दिया। शब्द क्या दे दिया? आपाद मस्तक।
अब ये कह रहा है इसके लिए वाक्यांश क्या आएगा, वाक्यांश बता दो आपाद मस्तक के लिए। पैर से सिर तक मस्तक झुकाने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला, आलोचना के योग्य। तो आपाद मस्तक होता है पैर से सिर तक या पैर से मस्तक तक, पैर से सिर तक या पैर से मस्तक तक, ये होता है ए, उत्तर है इसका। फिर बताइए सब ऑर्डिनेट के लिए क्या पारिभाषिक शब्द आएगा, वरिष्ठ, अधीनस्थ, विनीत और सहायक। सब ऑर्डिनेट के लिए बताओ। हाँ जी, चुनिए फटाफट उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही आप सभी का, क्या होता है, अधीनस्थ। देखिए सब शब्द जहां सामान्यतः लग जाए ना, सब ये सामान्यतः अपने से निचले अपने से अधीन के लिए प्रयोग होता है, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो ये है। इसके बाद आप बताइए अगला मुझे, कपिल आम खाता है में कौन सी क्रिया है, सर शीतोष्ण में कौन सा समास है, इतरेतर या वैकल्पिक। देखो बेटे शीतोष्ण में पहली प्राथमिकता तो किसको देनी है, वैकल्पिक को, वैकल्पिक नहीं हो तो इतरेतर दे सकते हो आप। तो इसका उत्तर क्या है, कपिल आम खाता है, तो कपिल क्या खाता है, आम, कौन सी क्रिया है, सहकर्मक। फिर अगला बताइए मुझे, सरकारी पत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है, कौन सा ऐसा पत्र है जिसे राजपत्र गजट में प्रकाशित होता है, बताइए। गजट में प्रकाशित होने वाला पत्र या सूचना क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, राजपत्र में या गजट में प्रकाशित होने वाला पत्र या सूचना क्या कहलाती है, अधिसूचना कहलाती है, अधिसूचना। और अधिसूचना के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या आता है, नोटिफिकेशन। क्या आता है, नोटिफिकेशन। ये आप जो है वो किसके आधार पर भी याद रखिएगा, पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर भी। अच्छा, अनुस्मारक रिमाइंडर होता है, परिपत्र मैंने बता दिया आप था आपको, सॉरी अनुस्मारक बता दिया था, रिमाइंडर। परिपत्र क्या होता है, अभी तो बता रहा था, कौन सा याद आ जाएगा, सर्कुलर, ये ध्यान रखिएगा। और निविदा को क्या कहते हैं, टेंडर, निविदा को क्या कहते हैं, टेंडर, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अपने बात करें आगे, तो अगला क्या आता है, कनक का अनेकार्थक प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, गेहूं, किरण, दतूरा और सोना, बताइए। सबने उस मैच देखा का क्या, सबने उस मैच देखा नहीं, उस मैच को सबने देखा, ये शुद्ध होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, वो होगा किरण। देखिए कनक शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं, और इससे संबंधित तो एक मुहावरा हम या जो दोहा है वो सुनते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो उसमें एक कनक का अर्थ क्या था, सोना, और एक कनक का अर्थ था एक मादक पदार्थ होता है दतूरा। तो सोना और दतूरा तो हो ही गया, एक कनक या कणक अपने गेहूं को कहते हैं। फिर इसके बाद अगला बताइए, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, पथ भ्रष्ट में समास बताइए। चार विकल्प है, विकल्प के आधार पर दीजिए उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा, पथ भ्रष्ट में अपादान। पथ भ्रष्ट क्या होता है, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया मतलब मुख्य मार्ग से भटक गया, भटक गया मतलब मुख्य मार्ग से अलग हो गया, आपसे भक्ति अलग होने का भाव अपादान में देती है। फिर अगला बताइए, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, जिसमें प्रत्यय है ही नहीं, जिसमें प्रत्यय नहीं हो, ऐसा शब्द बताइए।
तो इसका उत्तर क्या है? पत्रकार, दुस्साहस, धैर्यवान और पुत्रवत। तो इसका उत्तर है दुस्साहस। देखिए, पत्र मूल शब्द है कार प्रत्यय, धैर्य मूल शब्द है वान प्रत्यय, पुत्र मूल शब्द है वत प्रत्यय, लेकिन दुस्साहस में तो दुस उपसर्ग है और साहस मूल शब्द है, प्रत्यय है ही नहीं। दुस उपसर्ग है इसमें, तो प्रत्यय नहीं है, तो ये प्रत्यय रहित शब्द है। फिर अगला बताइए मुझे, आह्वान शब्द का विलोम क्या होगा? आह्वान का अनृत, अभ्यंतर कोई शब्द नहीं होता है, शब्द शुद्ध होता है अभ्यंतर, ध्यान रखना। आर्दर और विसर्जन, आह्वान का विलोम शब्द बताओ। तो ध्यान रखिएगा, आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? विसर्जन। रित और अनरित एक दूसरे के विलोम होते हैं। अभ्यंतर आंतरिक को कहते हैं, इसका विलोम शब्द क्या होता है? बाह्य होता है। और आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? शुष्क होता है। अच्छा, आह्वान का विसर्जन। फिर बताइए, भाववाचक संज्ञा किसमें है? चार विकल्प है, भाववाचक संज्ञा युक्त सभी शब्द किसमें है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पहाड़ और नदी जातिवाचक, मोहन व्यक्ति लड़का जाति, गंगा और जयपुर व्यक्तिवाचक, बचपन और योग्यता को स्पर्श नहीं कर सकते भाववाचक। फिर बताइए, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ये क्या कह रहा है भी? समास का शब्द होगा और समास के शब्द के मध्य कह लो या यूं कह लो भी, समास का शब्द दो पदों से बना शब्द होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद। इस प्रथम पद के अंत में कारक चिन्ह या विभक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान अर्थात मौजूद रहती है, उसे कौन सा समास कहते हैं? अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं, अलुक तत्पुरुष। जैसे मन में जन्म लेने वाला कामदेव, उसको मनसिज कहते हैं। अब आप देखो, मन में जन्म लेने वाला, तो मन के लिए मन आया और जन्म लेने के लिए जय, बीच में सी विभक्ति मौजूद है ना, कारक चिन्ह, ये अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताइए, ऋग्वेद का। बे उपसर्ग है उर्दू का। तो ऋग्वेद शब्द किससे बना है? ऋग प्लस वेद से बना है, व्यंजन संधि का है, जिसमें कै अपने तीसरे ग में बदलता है। चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ है। चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। तो चींटी के पर लगना का अर्थ है विनाश के लक्षण प्रकट होना, ठीक है ना। अब आप देखना, जब बारिश आती है ना, तो बारिश से जो है वो चींटियां या कीड़े जो पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनके पंख लगते हैं। रात को अपने लाइट भी नहीं जगाते, इतने ज्यादा आते हैं, वो भी अपने बिना लाइट के खाना खाते हैं। फिर लाइट मत जलाओ, इतने ज्यादा आ जाते हैं आंगन में या कमरे में, गेट भी नहीं खोलते अपने, है ना। आंगन में सुबह जब हम देखते हैं तो पूरे पंख ही पंख बिखरे रहते हैं, आपको एक भी चींटी या कीड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन सबको जो है वो छिपकली खा चुकी होती है। क्योंकि वो लाइट के पास जाता है, लाइट के पास जाते छिपकली खा जाती है, उसको तो खा जाती है और पंख गिरा देती है। तो मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो विनाश के लक्षण प्रकट होना ये होता है। फिर इसके बाद अगला बताइए, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? चार विकल्प है, अशुद्ध शब्द बताइए, सभी अशुद्ध कौन से हैं? अधो संरचना में दो उपसर्ग है, अधय और सम प्लस रचना से संरचना बना है, तो अधो और सम दो उपसर्ग है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए। देखिए, कौनते शब्द अभी मैंने बताया था कुंती प्लस ए से बना है, तो कौनते ये शुद्ध है। करती नहीं होता है, कृति होता है। और केकई शब्द जो है वो ये शुद्ध है, केकई। तो ये सभी अशुद्ध है। कृत कृत्य सही है, केश सही है, औषध सही है, संग्रहित सही है, एक सही है, श्रृंगार गलत है। श्रृंगार जो शब्द है वो ये शुद्ध है भी। फिर इसके बाद देखिए आप आगे, तदुपरांत सही है, तदनंतर सही है, तदंतर नहीं होता, तदनंतर। तत्वाधान गलत है, तत्वावधान होता है, तत्वावधान होता है, तत्वावधान। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे, अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है?
बताइए अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? परिवर्तन, सहमति, अनुमोदन और संशोधन। तो इसका उत्तर क्या होगा? संशोधन। क्या उत्तर होगा भाई? संशोधन। फिर इसके बाद बताइए क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, कौन सा विशेषण है? संकेत, परिमाण, संख्या और गुणवाचक। बढ़िया, शाबाश, दीजिए उत्तर। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है में कौन सा विशेषण है? तो क्षणिक क्रोध, क्रोध की विशेषता क्या है? क्षणिक। इसका उत्तर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। डी उत्तर है इसका। फिर बताइए सरकारी पत्र नहीं है, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना और आवेदन पत्र। बताइए सर्कुलर, रिमाइंडर, नोटिफिकेशन, ये तीन तो हो गए। परिपत्र, अनुस्मारक और अधिसूचना, एक बचा कौन सा? आवेदन पत्र। तो इसका उत्तर है आवेदन पत्र। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे गो का अनेकार्थक कौन सा है? श्रेष्ठ, भार, शिक्षक, स्वर्ण, जल, पारा, स्वर्ग, बैल और सूर्य और वेद, शंख, समुद्र। बताइए गो का अनेकार्थक क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? स्वर्ण, जल और पारा। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे द्वंद्व समास नहीं, कंदमूल, दाल रोटी, जीवन मरण, शुभागमन। बताइए भी। तो इसका उत्तर क्या होगा? शुभागमन। देखिए कंद और मूल दो अलग अलग पद हैं, दाल और रोटी अलग अलग पद, जीवन और मरण दो ऐसे मुख्य पद अलग अलग आए, तो कौन सा समास होता है? बताइए। इसका उत्तर होगा द्वंद्व। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, तो आगमन की विशेषता क्या? शुभ, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, ये तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? क्या कमेंट था भी? एसआई वाली प्ले लिस्ट का दोबारा करिएगा जिस भी साथी ने किया है। हाँ जी, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द किससे बना हुआ है? प्रति प्लस एक से बना हुआ है। प्रति प्लस एक, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। फिर अगला बताइए मुझे मोर का पर्यायवाची नहीं, सारंग, मयूर, केकी और केसरी। दीजिए उत्तर। सारंग, मयूर, केकी और केसरी। बगले झांकने मुहावरे का अर्थ है जवाब न दे पाना या उत्तर न दे पाना। तो इसका उत्तर क्या है? केसरी। केसरी तो किसका पर्यायवाची है? शेर का पर्यायवाची है, शेर का। फिर इसके बाद अपने आगे बढ़े तो अगला बताइए एक एक का संधि विच्छेद है। एक एक का संधि विच्छेद, और कौन सी संधि का शब्द है ये? वृद्धि स्वर संधि का शब्द है। एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक प्लस एक होगा। फिर बताइए मुझे अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सज्जन, अनुसार, प्रतिदिन और भरपेट। तो सज्जन। देखिए अनु उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, भर उपसर्ग है। प्रथम पद उपसर्ग अव्ययी भाव समास होता है। सज्जन में भी प्रथम पद उपसर्ग है, सत प्लस जन से बना है। सत्य यानी अच्छा है जो जन, जन का अर्थ व्यक्ति, सत का अर्थ अच्छा। तो अच्छा जन या अच्छा व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या? अच्छा। जहां प्रथम पद विशेषता बताए वहां कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय। तो ये तो कर्मधारय का है। फिर बताइए मुझे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में है? आप बीमार हो गए थे, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई और हम नहीं जाएंगे। चार विकल्प है, किसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बताइए। मध्यम पुरुष कौन होता है? देखिए बात को बोलने वाला व्यक्ति होता है उत्तम पुरुष, सामने वाला सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष,
और कोई अन्य होता है अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो आप बीमार हो गए थे, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई, हम नहीं जाएंगे, इसका उत्तर है ए, आप बीमार हो गए थे। ये बात हमेशा सामने वाले को कही जाती है, ठीक है ना। आप बीमार हो गए थे, ये बात जो है हमेशा सामने वाले को कही जाती है। हम सामने वाले को कहते हैं कि आप बीमार हो गए थे, तो आप सामने वाले के लिए प्रयोग किया गया मध्यम पुरुष। देखिए इस वाक्य में दो सर्वनाम है, मैं उत्तम पुरुष है और अपने आप निजवाचक है। लेकिन अगर प्राथमिकता देने की बारी आएगी तो हम किसको देंगे, निजवाचक को। वह चली गई तो वह तो किसी अन्य की बात हो रही है, तो वह तो कौन सा अन्य पुरुष, और हम नहीं जाएंगे, मैं और हम कौन प्रयोग करता है, उत्तम पुरुष, तो हम उत्तम पुरुष का उदाहरण है। फिर अगला बताइए मुझे, छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ है। थोड़ी देर पहले आया था, मैंने बताया भी था। छप्पर पर फूस न होना, तो इसका उत्तर है अत्यंत गरीब होना। जिसके छप्पर पर झोंपड़ी पर घास फूस की छत ही नहीं है, उससे ज्यादा गरीबी क्या होगी। फिर इसके बाद बताइए सौदामिनी का शुद्ध रूप है, शाहिद। और ये बहुत बढ़िया बच्चे, थैंक यू, सभी का अभिनंदन, स्वागत भी, धन्यवाद। तो इसका उत्तर क्या है, सौदामिनी का शुद्ध रूप है। तो इसका उत्तर क्या है, डी, सौदामिनी का शुद्ध रूप ये है भी। फिर इसके बाद अपने आगे बात करें अगला, अकर्मक क्रिया किसमें है बताइए, अकर्मक क्रिया। माता जी कपड़े धो रही हैं, वह शाम से पत्र लिखवाता है, पूजा पूजा कर रही है और हेमलता हंसती है। अकर्मक क्रिया, तो इसका उत्तर क्या है, देखिए क्या किसको से उत्तर निकालो, माता जी क्या धो रही है, कपड़े, वह शाम से क्या लिखवाता है, पत्र, पूजा क्या कर रही है, पूजा, हेमलता हंसती है, क्रिया हेमलता करता है, बीच में कोई कर्म नहीं दिया हुआ, अकर्मक क्रिया है। फिर अगला बताइए मुझे, असत्य कथन है, ज्ञापन के विषय में असत्य कथन बताओ। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, ज्ञापन में न महोदय संबोधन होता है न बहुदीय स्व निर्देशन होता है। अच्छा, ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, और ज्ञापन एक ही मंत्रालय विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अथवा कर्मचारी को दिया जाता है। तो बताइए ज्ञापन, पढ़ो आराम से, असत्य कथन बताओ, असत्य। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है ए, किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। ऐसा कोई पत्र नहीं है या ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता जिसमें कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको सार्वजनिक सभा के लिए जो है वो कोई पत्र लिखा जाए या कोई आदेश दिया जाए। आप बताओ, आप सोच के देखो कि कौन सी सरकार ऐसी होगी जो कर्मचारी भर्ती करे और फिर कर्मचारियों को आदेश दे कि आप तो कोई काम मत करो, आप तो सार्वजनिक सभा करते घूमो। ऐसा कोई आदेश नहीं होता है। मणि और मणि का अर्थ बताइए, मणि और मणि का, नशा, शराब, आधार, कीमत, रस, ले और रतन, सर्प। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा रतन और सर्प। ध्यान रखना, जिस मणि में ई की मात्रा छोटी है वो छोटी चीज होती है रतन, और जिसमें ई की मात्रा बड़ी है वो बड़ी चीज होती है सर्प। देखिए मणि, रतन तो छोटा सा होता है, सर्प बड़ा होता है ना आकार में, तो इस आधार पर याद रखिएगा। फिर बताइए दिन भर में कौन सा समास है, दिन भर में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर है अव्ययी भाव समास। ध्यान रखना, यदि किसी सामासिक शब्द का द्वितीय पद, कौन सा पद, द्वितीय पद, कौन सा पद, द्वितीय पद,
क्या आ जाए, भर, पूर्वक, अनुसार, पर्यंत, उपरांत और प्रति आ जाए तो हमेशा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो दिन भर का द्वितीय पद भर है, अव्ययी भाव समास होगा। फिर अगला बताइए, हम शक्ल में कौन सा उपसर्ग है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। पहली बात तो ये बताओ, हम शक्ल में उपसर्ग है कि नहीं है, और अगर उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताओ पहले कौन सा है उपसर्ग है, हम उपसर्ग है, हमस उपसर्ग है, हमें उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें हम शक्ल में हम उपसर्ग है, अरबी फारसी का उपसर्ग होता है हम। और ये अरबी फारसी कह लो, उर्दू कह लो, एक ही बात है, उर्दू का उपसर्ग है, ध्यान रखना। हम सफर, हम शक्ल, हम वतन, इनमें ध्यान रखना एक शब्द है हम लोग, उसमें नहीं है हम लोग, उसमें हम उपसर्ग नहीं है। किरण के पर्यायवाची कौन से हैं बताइए, कर, सुगंध, सुवास, कर, वा, तंबू, रश्मि, अंशु, मरीचि और मरीचि, कर, वारी। किरण के पर्यायवाची किसमें है। चार विकल्प है, विकल्प के आधार पर दीजिए उत्तर, बढ़िया है, फटाफट, शाबाश। हमदम में भी है, हमराज में भी है, हमदर्द में भी है, हम लोग में नहीं है बस। इसका उत्तर है, इसका उत्तर रश्मि, अंशु और मरीचि। देखिए, कर होता है लेकिन सुगंध और सुवास नहीं होता। सुगंध तो किसका होता है, महक या खुशबू का होता है। और सुवास जो है ये सामान्यतः जिसकी अच्छी अच्छी खुशबू हो उसके लिए प्रयोग होता है। फिर कर, वात और अंबु में, वात वायु का है और अंबु जल का है, कर किरण का होता है। मरीचि, अंशु, रश्मि है, मरीचि और कर भी है, लेकिन वारी किसका होता है, जल का। फिर अगला बताइए मुझे, स्वर संधि किसमें है, स्वर संधि। तो इसका उत्तर क्या है, स्वर संधि, अन्वेषण, संयोग, सन्मति और नमस्ते। तो देखिए, नमस्ते नमः प्लस ते से बना हुआ है, विसर्ग संधि का शब्द है। सन्मति सत प्लस मति से बना हुआ है, व्यंजन संधि का शब्द है, सत प्लस मति। संयोग सम प्लस योग से बना हुआ है, व्यंजन संधि का शब्द है। लेकिन अन्वेषण किससे बना हुआ है, अन्वेषण बना हुआ है अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, यण स्वर संधि का शब्द है, तो इसका उत्तर है ए। फिर बताइए, अपादान तत्पुरुष किसमें है, श्रमजीवी, जनहित, ग्रामोत्थान और सेवानिवृत्त। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष वे होता है जिसका विग्रह करते समय सेवी भक्ति आएगी और ये सेवी भक्ति अलग या पृथक होने का भाव देगी। तो बताइए, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है, श्रमजीवी, तो श्रम से जीवन यापन करने वाला, तो ये तो करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि श्रम से जीवन यापन करता है वो श्रम या परिश्रम से जुड़ा होता है। जन, जनता का हित, संबंध तत्पुरुष समास। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान या गांव का उत्थान, संबंध तत्पुरुष समास। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, रिटायरमेंट को कहते हैं, सेवा से निवृत्ति मिल गई मतलब मुक्ति मिल गई, सेवा से अलग हो गया, तो ये सेव भक्ति अलग का अपादान। किन्हीं सर्वनाम है बताइए, किन्हीं कौन सा सर्वनाम है। तो इसका उत्तर है अनिश्चय, निश्चय, प्रश्न और संबंध। तो इसका उत्तर है अनिश्चय। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में तीन शब्द आते हैं, कोई, किसी और कुछ। कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक में आते हैं। अब ये किसी जो होता है ना, इसके दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन दो रूप होते हैं। एक वचन रूप तो होता है किसी, जैसे किसी ने मुझे कहा था या किसी ने मुझे भेजा है। और किसी का ही बहुवचन रूप होता है किन्हीं, तो ये अनिश्चयवाचक में आते हैं, अनिश्चयवाचक में। किसी ने मुझे भेजा है या किन्हीं ने मुझे भेजा है, तो किसी या किन्हीं अनिश्चयवाचक में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे, भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का अर्थ है। भागते भूत की लंगोटी भली,
सेवानिवृत्त में अधिकरण कैसे आएगा नरेश यार, क्या बात कर रहे हो। सेवा से निवृत्ति मिल गई मतलब सेवा से मुक्ति मिल गई, तो इसमें तो अपादान आएगा। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जो मिल गया वही काफी, सी उत्तर है इसका। और आप सबने, मुझे पता है ज्यादातर ने बी दिया है, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। अरे भागते भूत की लंगोटी भली का अर्थ होता है जो मिल जाए या जो बच जाए वही काफी होता है। मतलब भूत सब कुछ छीना झपटी करके सब कुछ जो है वो एकत्र करके लेके भाग रहा था। अब उससे जो हासिल हो जाए उसकी तो लंगोटी बच जाए वही काफी, क्योंकि उसने तो लेके ही जाना है सब। आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होते, इसका अर्थ है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात जो डूब रहा है उसको अगर तिनके का सहारा मिल जाए तो इसका मतलब है विपरीत समय में, आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। भागते भूत की लंगोटी भली, इसका ये कर रहे हो आप। आपत्ति के समय थोड़ी सहायता बड़ी होती है, मतलब तुम किसी आपत्ति में किसी संकट में फंसे हुए हो तो तुम्हें भागते भूत की लंगोटी मिल जाए तो उससे बचा रहा होगा तुम्हारा। मतलब आप पहले भी आपत्ति में हो, विपत्ति में हो, संकट में, उसमें तुम्हें भागते भूत की लंगोटी और चाहिए, मतलब तुम्हें भूत भी दिखना चाहिए। तो उससे तो आपत्ति बढ़ जाएगी, आपका संकट बढ़ जाएगा। अगर भूत दिख गया तुम्हारी खुद की लंगोटी ढीली हो जाएगी। इसका उत्तर बताओ, अशुद्ध शब्द कौन सा है? वांग में लालायित, वाल्मीकि और शूर्पणखा। अशुद्ध शब्द का चुनाव करो। वांग में लालायित, वाल्मीकि और शूर्पणखा। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 3 नंबर वाल्मीकि। देखिए, वाक प्लस में से वांग में सही है, लालायित सही है, शूर्पणखा सही है। ये वाल्मीकि अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखना। वाल्मीकि जो शब्द है ना, वाल्मीकि, तो ये शुद्ध शब्द है वाल्मीकि। फिर अगला बताइए मुझे, रेफरेंस का रूप है प्रतिभूति, संदर्भ, पंजीयन और परिवीक्षा। रेफरेंस का हिंदी अर्थ बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ। रेफरेंस का अर्थ क्या होता है? संदर्भ। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे, उपनिवेश शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है? ये कहता है एक शब्द है उपनिवेश। आप इस शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ो कि ये विशेषण बन जाए? उपनिवेशी, औपनिवेशिक, उपनिवेशी और औपनिषिद्ध। 4 विकल्प है, विकल्प के आधार पर बताइए उपनिवेश से कौन सा विशेषण बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, उपनिवेश में अगर अपने इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो औपनिवेशिक विशेषण बनेगा। जैसे औपनिवेशिक देश, तो देशों की विशेषता क्या? औपनिवेशिक। एकांकी में कौन सा समास है बताइए? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और अव्ययी। एकांकी में समास का चयन कीजिए। बढ़िया, शाबाश। तो एकांकी किसको कहते हैं? नाटक के एक अंक या एक अंक के नाटक को। तो इसका पहला पद एक संख्यावाची आ गया, द्विगु समास होता है, तो इसका उत्तर है बी। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे, तालव्य में कौन सा प्रत्यय है? मुख में उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? कंठ। और जो कंठ से उच्चारित होते हैं उनको कंठ्य वर्ण कहते हैं। तालु से उच्चारित होने वाले तालव्य वर्ण होते हैं। मूर्धा या मूर्धनी से उच्चारित होने वाले मूर्धन्य वर्ण होते हैं। दांतों की सहायता से उच्चारित होने वाले दंत्य वर्ण होते हैं। और ओष्ठ अर्थात होंठों की सहायता से उच्चारित होने वाले ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। ठीक है ना? ये मुख में 5 उच्चारण स्थान है, इन सभी में हमेशा यह प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होता है? यह प्रत्यय। तो तालव्य में कौन सा प्रत्यय? यह प्रत्यय, ध्यान रखना। इन सभी में यह प्रत्यय। फिर अगला बताइए, चांदी का पर्यायवाची नहीं है? हिरण्य, रजत, रूपक और रौप्य। हिरण्य, रजत, रूपक, रौप्य।
तो चांदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है हिरण्य। हिरण्य तो सोने का, स्वर्ण का, गोल्ड का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला बताइए मुझे, शावक का संधि विच्छेद क्या होगा? शावक का संधि विच्छेद। तो इसका उत्तर क्या है? शऊ प्लस अक, ये होगा शऊ प्लस अक। फिर अगला बताइए, गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में कौन सा समास है बताइए। बढ़िया, शाबाश, दो उत्तर। तो देखिए, गंगा का अर्थ, गंगा और धर का अर्थ धारण करना। गंगा को धारण करना तो गंगाधर कहते नहीं है। गंगाधर किसको कहा जाता है? गंगा को धारण करता है जो, वह कौन? भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, बहुब्रीहि समास है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में सर्वनाम है। लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो से बना हुआ है जिसकी, तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। फिर कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। हाँ जी। तो इसका उत्तर क्या होगा? भेद खुलना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद खुलना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला बताइए, शुद्ध शब्द का चयन करो। तो इसका उत्तर क्या है? त्रिपुरारी, नूपुर, पड़ोसी और परीक्षा। तो इसका उत्तर होगा नूपुर। ये ध्यान रखना, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नूपुर। देखिए, नूपुर में पहला ऊ बड़ा होता है और दूसरा छोटा, याद रखिएगा। त्रिपुरारी जो शब्द है, त्रिपुरारी, वो ई की मात्रा छोटे वाला, ये शुद्ध होता है। पड़ोसी में ए की मात्रा होती है, ये शब्द शुद्ध है। और परीक्षा जो शब्द है, इसमें ई की मात्रा बड़ी होती है, ये शुद्ध है। फिर इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल लेके आएंगे बच्चे। और अच्छा प्रयास आप करते रहो भविष्य में, है ना, बहुत जल्द सफल होगी। इसी तरह मेहनत करते रहो आप। प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? जब खुद के लिए काम न करके किसी अन्य के लिए काम किया जाए, या खुद कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाया जाए, तो प्रेरणार्थ क्रिया होती है। ध्यान रखना, प्रेरणार्थ क्रिया दो स्थिति में होती है। जब खुद के लिए काम न करके किसी अन्य के लिए काम करो, या फिर खुद कार्य न करके किसी अन्य से काम करवाओ, तो प्रेरणार्थ क्रिया होती है। तो इसका उत्तर क्या है? डी, दिलाना। अच्छा, देखिए, हंसना खुद ही हंसता है आदमी, उठना खुद ही उठता है, चलना खुद ही चलता है। दिलाना तो खुद तो होता है ना, देना। दिलाना किसी और के लिए, तो ये प्रेरणार्थ क्रिया है। फिर अगला बताइए, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत्कर्ष में तो उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। उत्कर्ष मूल शब्द है, कर्ष शब्द होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। अब अपकर्ष में अप उपसर्ग है, कर्ष मूल शब्द है।
जैसे निष्कर्ष में निस उपसर्ग कर्ष मूल शब्द है। फिर इसके बाद सुमेलित करो, आधा कर दो, मैं आधा कौन सुमेलित करो आप। समुद्र, सर्प, असुर और सिंह हैं। अब इनके पर्यायवाची सुमेलित करने हैं आपको। शार्दुल, यातुधान, पनग और अर्णव। ये शब्द है पनग। तो बताइए, अब इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखिए, समुद्र को क्या कहते हैं? अर्णव। समुद्र को अर्णव, एक का डी, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। फिर सर्प, सर्प को कहा जाता है पनग, दो का तीन, तो दो का तीन, ये रहा उत्तर, ए उत्तर आ गया इसका। असुर कहते हैं राक्षस को, राक्षस को यातुधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यातुधान। और सिंह यानी शेर को क्या कहा जाता है? शार्दुल कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो गया ए। फिर बताइए, शरीर का पर्यायवाची है वपु, अजर, विबुध और ही है। नमस्कार, नमस्कार। बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसका उत्तर क्या है? वपु। शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? वपु। देखिए, अजर, विबुद्ध, ये किसके पर्यायवाची हैं? देवता के। और हिय किसका है? हरिद्य का। हिया, हिवड़ा, हिय हरिद्य का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद अगला बताइए, जो प्रतिदिन नहाता हो उसके लिए नित्य स्नाई, स्वच्छ, सागरिक और चिकीर्षा। बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? नित्य स्नाई। देखिए, चिकीर्षा होता है काम करने की इच्छा या कार्य करने की इच्छा। नहीं, चिकीर्षा होता है चलने की इच्छा। ये होता है, वो चलने की इच्छा तृष्णा होती है। ये तो हाँ, कार्य करने की इच्छा कोई कहते हैं चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा। चिकीर्षा होती है चलने की इच्छा, होती है तृष्णा। नित्य स्नाई जो प्रतिदिन स्नान करता है, नहाता है। सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। बताइए। सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। निमंत्रण पत्र, परिपत्र, ज्ञापन और अनुस्मारक। इसका उत्तर क्या है? निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र ये निजी पत्र होते हैं। परिपत्र, ज्ञापन और अनुस्मारक ये होते हैं सरकारी पत्र। फिर बताइए, जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु में समास बताइए। जलवायु शब्द में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है द्वंद्व। जल और वायु से बना दो प्रमुख पद है, दोनों पद प्रधान है। तो द्वंद्व। यह प्रत्यय नहीं है। माधुर्य, कौन्ते, शौर्य और दैत्य, किसमें यह प्रत्यय नहीं है? सीटी में आपको लगता है इतने भी इजी नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, पर हाँ इसी स्तर के प्रश्न आएंगे। थोड़ा बहुत 2-4-5 अप डाउन हो सकता है लेवल, बाकी यही रहेगा। तो यह प्रत्यय नहीं है। कौनते, देखिए मधुर प्लस यह से क्या बनता है? माधुर्य। शूर प्लस यह से क्या बनता है? शौर्य। दिति प्लस यह से क्या बनता है? दैत्य। ठीक है ना? लेकिन कौनते जो शब्द है ये तो बना हुआ है कुंती प्लस ए, कुंती में ए प्रत्यय जुड़कर बना हुआ है, कौनते में तो ए प्रत्यय है। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे, ऊहा पोह का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो ऊहा पोह शब्द किससे बना हुआ? ऊ है प्लस अपो है, और ये दीर्घ स्वर संधि का शब्द है, ध्यान रखना। और ये शब्द शुद्धि का भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऊहा पोह में ये जो ऊ होता है ये बड़ा होता है, ये शुद्ध है। आपको शब्द शुद्धि में ऊहा पोह ये लिख के दे देता है। ये ऊहा पोह जो शब्द है ये ध्यान रखिएगा अशुद्ध शब्द है। फिर अगला बताइए विच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? हाँ जी, विच्छेद का संधि विच्छेद। तो विच्छेद शब्द किससे बना है? वी प्लस छेद। वी में ई स्वर है, छेद में छ है। स्वर प्लस छ आए तो बीच में आधे च का आगमन हो जाता है, तो वी प्लस छेद विच्छेद। फिर बताइए बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? पंचानन, चक्रपाणी, नीलकंठ और त्रिवेणी बहुव्रीहि का उदाहरण नहीं है। क्या होगा? बढ़िया बच्चे। तो इसका उत्तर है त्रिवेणी। देखिए पांच है आनन यानी मुख जिसके वह, या पांच प्रकार की इंद्रियां किसके होती है? शेर के। चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके वह, कृष्ण और विष्णु के, अन्य अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि है। नीलकंठ नीले हैं कंठ जिसके वह, नीले कंठ किसके हैं? शिव के, अन्य अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि, है ना। लेकिन त्रिवेणी तीन वेणियों को या तीन धाराओं को या तीन नदियों को संगम को कहते हैं, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। तीन संख्यावाची है, प्रथम पद द्विगु समास है। फिर बताइए मुझे शुद्ध शब्द कौन सा है? एकत्रित, अनुदित, पक्षीराज, सम्राज्ञी, इकाई। शुद्ध शब्द का चुनाव करिए। तो एकत्रित कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना। इकट्ठा करने के लिए शब्द प्रयोग होता है एकत्र, शुद्ध शब्द होता है एकत्र। फिर अनुदित बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। तो ए वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो गए, अब बी वाला बच गया। पक्षी राज अशुद्ध शब्द है, अकेला पक्षी ये शुद्ध होता है, लेकिन पक्षी प्रथम पद के रूप में आए तो ई की मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, तो पक्षी राज ये शुद्ध है। तो इसका मतलब सी जिसमें है वो भी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है, सी विकल्प, बी, डी और ई वाला। अच्छा सम्राज्ञी, सम्राट का स्त्रीलिंग होता है, सम्राज्ञी बिल्कुल शुद्ध शब्द है, और इकाई बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तो बी, डी और ई। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे शुद्ध वाक्य मैं रात के समय पढ़ता हूं, यह कैसे संभव हो सकता है? सप्रमाण उत्तर दीजिए। और तुम सबसे सुंदरतम हो। चार विकल्प है, शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसका उत्तर है सप्रमाण उत्तर दीजिए। मैं रात के समय पढ़ता हूं। रात या दिन अपने आप में समय की एक इकाई होती है, तो इसमें के समय लगाने की जरूरत ही नहीं है, वाक्य शुद्ध होता है मैं रात में पढ़ता हूं, ठीक है। फिर यह कैसे संभव हो सकता है? सामने वाले से क्वेश्चन पुट कर रहा है, डाउट कर रहा है भी ये कैसे पॉसिबल है, तो इसमें हो सकता है लगाने की जरूरत ही नहीं। हो सकता है का मतलब तो होता है कंफर्म है, होगा ही होगा, जबकि ये क्वेश्चन तो डाउट पैदा करने वाला। तो वाक्य शुद्ध होता है यह कैसे संभव है। और तब सबसे सुंदरतम हो, सुंदरकार सुंदर और तम प्रत्यय जुड़ जाए तो विशेषण की उत्तमावस्था बन जाती है। सुंदरतम का अर्थ ही होता है सबसे सुंदर, तो इसमें सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं, वाक्य शुद्ध होगा तुम सबसे सुंदर हो। या फिर सबसे लगा लिया तो तम मत लगाओ, वाक्य शुद्ध करो तुम सबसे सुंदर हो। फिर अगला बताइए टेक निभाना मुहावरे का अर्थ है। टेक निभाना मुहावरे का अर्थ है, दीजिए उत्तर। गाने में साथ निभाना, टांग अड़ाना, खुशी से नाचना और वचन पूरा करना। निश्चय में व्यंजन संधि नहीं है बच्चे, निह प्लस चय विसर्ग संधि है। वचन पूरा करना, टेक निभाना अर्थात वचन पूरा करना। जब कर्ता स्वयं कोई काम न करके दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वहां कौन सी क्रिया होती है? थोड़ी देर पहले बताया था, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है।
कि जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाए या अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। फिर बताइए, सुमेलित करो। एब्रिज, एनेक्स्योर, अमेंडमेंट और अप्रूवल, अनुमोदन, संक्षेपण, संलग्नक और संशोधन। बताइए। हाँ जी। तो इसका उत्तर क्या होगा? एब्रिज का अर्थ बताओ पहले, तो क्या होता है? तो एब्रिज का जो अर्थ है वो होता है संक्षेपण। एब्रिज का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। फिर एनेक्स्योर का अर्थ क्या होता है? संलग्नक। ठीक है। तो ए का दो है और दो का तीन है, तो ए का दो और दो का तीन ये रहा। फिर इसके बाद अपने बात करें अप्रूवल, बहुत ही कॉमन शब्द है अप्रूवल, अनुमोदित करने या स्वीकृत करने को कहते हैं, चार का एक नंबर है। और अमेंडमेंट के लिए क्या शब्द बचा है? संशोधन। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। तो इसका उत्तर क्या है? ए उत्तर है इसका। फिर इसके बाद अपने आगे बात करें तो बताइए, एक्नॉलेजमेंट का हिंदी रूपांतरण होगा? एक्नॉलेजमेंट। पारिभाषिक शब्दावली कम आवे है सर, सब ने कम ही आवे, बच्चे पारिभाषिक शब्दावली सबको ही कम आती। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट। तो इसका उत्तर है वो होता है पावती या रसीद। पावती रसीद को कहते हैं, रिसिप्ट को। तो एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है पावती या रसीद। फिर इसके बाद बताइए, असंगत, खल, सज्जन, स्थावर, जंगम, तिमिर, अंधकार और विधि निषेध। तो खल सज्जन होता है, खल दुष्ट को कहते हैं, सज्जन भले आदमी को। स्थावर जंगम होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन तिमिर और अंधकार का तो एक ही अर्थ है, अंधेरे को ही कहते हैं। तिमिर या अंधकार दोनों का विलोम शब्द होता है प्रकाश। अच्छा, विधि का निषेध बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद अगला बताइए, पानी का एक अर्थ नहीं है। पानी अनेकार्थक शब्द है, पानी। इसका कौन सा अर्थ नहीं है? चमक, इज्जत, सेना और जल। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम जी का एक प्रसिद्ध हुआ, कितनी बार पढ़ा हमने स्कूल टाइम में, कि रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये कहता है भी पानी बचा के रखो। पानी चले जाने से तीन चीजें कभी भी उबर नहीं सकती, सही नहीं हो सकती अगर पानी चला जाए। मोती, मानस और चून। मोती का अर्थ है चमक, मानस का अर्थ है इज्जत, और चून यानी चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। ये कहता है भी मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, भी अगर मोती की चमक चली गई, मोती की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आदमी के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, आदमी की पानी उतर गई, इज्जत उतर गई, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। और चून का अर्थ है चूना, चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। भी चूने में से एक बार पानी सूख जाए, जल सूख जाए, उसके बाद वो पत्थर बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता, सेना नहीं होता। का उत्तर सेना नहीं होता। फिर बताइए, अंश और अंश का शब्द युगम का अर्थ बताओ। अचर, अजर, अनिल, अन्य, कंधा, हिस्सा और पुत्र, अंतिम। गौरव होता है बच्चे, वो अलग था मामला, अब अलग है मामला। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? कंधा और हिस्सा। ध्यान रखना, ये अंश होता है भाग, टुकड़ा, हिस्सा, और ये अंश क्या होता है? कंधा। फिर इसके बाद अगला बताइए मुझे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक, मैं, हम, वे और आप।
तो बहुत ही सरल है, मैं उत्तम पुरुष, है ना। अच्छा, हम भी उत्तम पुरुष, मैं गांव जाऊंगा, हम गांव जाएंगे, उत्तम पुरुष। वे वे गांव जाएंगे, वे अन्य पुरुष है। और आप गांव कब जाओगे, आप सामने वाले कहते हैं मध्यम पुरुष। फिर बताइए, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? आदि से अंत तक के लिए एक शब्द चुनो। हाँ, रहीम जी का ये भी था। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या है? आद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? आद्योपांत। फिर यह सूचना आप सभी साथियों के पास है ही। और सूचना क्या है कि अभी जो है वो तैयारी कर लो, एप्लीकेशन पर एक समर सेल महा ऑफर चल रहा है, जिसमें सभी भर्तियों से संबंधित एक तो नए बैच शुरू हो चुके हैं लाइव, और सभी पर 90% से अधिक छूट ऑफर भी चल रहा है। और ये ऑफर जो है वो टेस्ट सीरीज कोर्स सभी पर चल रहा है। और सीटी के आप साथी हो, 10+2 की बुक आ चुकी है, किसी भी बुक स्टोर से ऑफलाइन ले लो, वरना तैयारी कर लो ऐप से ऑनलाइन ले लो। और अभी बहुत जल्द, मतलब हफ्ते 10 दिन में ही जो है वो ग्रेजुएशन वाले साथियों के लिए भी सीटी की बुक जो है वो आने वाली है। तो थोड़ा सा वो साथी 2 4 5 दिन वेट कर लीजिएगा, उनकी बुक भी आने वाली। फिर अगला बताइए, आच्छादन का संधि विच्छेद क्या है? आच्छादन का संधि विच्छेद, सेकंड ग्रेड की टेस्ट, ये तो आपको ऐप में ही देखना पड़ेगा बच्चे। ऐप पर सब ऑफर, मूल उसका मूल्य क्या था, फिर ऑफर रेट क्या है, वो सब ऐप में देखिए। आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करो, वहां सब ऑप्शन। तो इसका उत्तर क्या है? आच्छादन का संधि विच्छेद होता है आ प्लस छादन। तो डी उत्तर है। फिर इसके बाद अगला बताइए, सही अर्थ। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ बता दो क्या होता है? बुरे को बुरे का साथ मिलना, नीम के पेड़ से पेड़ पर करेले की बेल, एक कड़वाट वाली सब्जी, और एक करेला और 2 नीम के पेड़। तो इसका उत्तर क्या है? बुरे को और बुरे का साथ मिलना। भी पहले से करेला तो था ही, कड़वा था, ऊपर से नीम और चढ़ गया, कड़वे नीम पर चढ़ गया। तो इसका उत्तर है ए। फिर बताओ, सुमेलित करो। जिसके समान दूसरा नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो कम बहुत बोलता है और किए गए उपकारों को मानता है। अजात शत्रु, कृतज्ञ, वाचाल और अद्वितीय। तो इसका उत्तर क्या? देखिए, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो बहुत बोलता है, वाचाल। और जो किए गए उपकारों को मानता है, वो कृतज्ञ। तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय। तो ए का उत्तर क्या है? डी है। अच्छा, इसके बाद, जिसका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। 2 का उत्तर 1 है। 2 का उत्तर 1, ये रहा बी का 1। बी का 1। फिर इसके बाद देखिए अगला, वो क्या आया कि जो बहुत बोलता है, वाचाल। बिल्कुल, 3 उत्तर आ गया सी का। और डी, जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ, 2 नंबर। तो इसका उत्तर क्या है? बी उत्तर है इसका। फिर अगला बताइए मुझे, पत्र लेखन की अनिवार्य विशेषता क्या है? विचारों में क्रमबद्धता, विचारों में अस्पष्टता, विचारों में दुर्उतार, विचारों में व्यंग्यात्मकता। कृष्ण, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ बच्चे, सिंगल कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ अब तक, एक भी। आप एक भी क्वेश्चन बता दो कि सर ये रिपीट हो गया, क्योंकि ये सीटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो सेम पेपर में सेम क्वेश्चन कैसे रिपीट होगा? इसका उत्तर है विचारों में क्रम बता। ये कह रहा भी अनिवार्य विशेषता, जरूरी विशेषता बताओ क्या है? तो विचारों में क्रमबद्धता जरूरी है, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दुरूहता का मतलब है कठिनाई, विचारों में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विचार व्यंग्यात्मक भी नहीं होने चाहिए। और आज का अंतिम प्रश्न बताओ, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है गर्मी, मित्र, मीठा और निज। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण चुनिए। हाँ जी, गर्मी, मित्र, मीठा और निज। तो इसका उत्तर क्या होगा? गर्मी। देखिए, आप कहते हो भी
गर्मी नामक वस्तु है, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा है। जैसे अब आप कहते हो सर बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी आ गई, कहाँ आ गई? ऐसे आप गेट खोलो और गेट के बाहर बैठी मिल जाए, अरे गर्मी तो आ बैठी, नहीं, आप केवल गर्मी और सर्दी को महसूस कर पाते हो, भाववाचक संज्ञा है। मित्र जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। मीठा आम, आम की विशेषता क्या है? मीठा, मीठा शब्द विशेषता बता रहा है, विशेषण है। और निज, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ये सर्वनाम है। गर्मी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन और बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करके जाइएगा और इसी तरह के उपयोगी महत्वपूर्ण सेशन जो है वो समय समय पर हमारे होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। क्लास सेशन को लाइक शेयर करके जाइएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।